वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो अगर आपको यूपीएसआई के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये नोट्स 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, जो कि 250 पीडीएफ के फॉर्म में है, सो दैट आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। व्हाट्सएप नंबर है 9455527233। कल हम लोग के चैप्टर में हम लोगों ने साइबर स्पेस इंटरनेट टॉपिक तक पढ़ा था। तो साइबर स्पेस क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर कृत चीज़ों या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग स्पेस में करते हैं तो उसे साइबर स्पेस इंटरनेट कहते हैं। स्पेस की जानकारियों को जानने हेतु बिना वहाँ पे पहुँचे, जैसे हम कई सारे उपग्रह और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं जो वहाँ पे जाके हमें उनके बारे में कि उनकी मिट्टी कैसी है, वहाँ पे पानी है कि नहीं, उनकी तस्वीरें खींच के भेजती है। तो ये साइबर स्पेस इंटरनेट के ही अंतर्गत आता है। तो आप लोगों का वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अब हम धीरे धीरे अपने व्यापार की टेक्नोलॉजीज़ में जब पढ़ने लगे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया जाए, तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है। पहले ये व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, क्योंकि पहले ना जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी। जैसे जब विदेश में व्यापार कर रहे हैं तो दूरी बहुत ज़्यादा होगी और हमें सीप के माध्यम से भी जाना पड़ सकता है, तो इन सब के लिए हमारे पास उतनी विकसित टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। जैसे पहले क्या होता था, जो नाव होती थी वो हवा के सहारे चलती थी। अगर हवा किसी और दिशा में है तो किसी और दिशा में जाएगी। आप क्या है, आप जिस दिशा में जाना चाहें आप उस दिशा में जा सकते हैं, हवा के विपरीत भी। ठीक है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ पहले विकसित नहीं थी। जो विदेशी व्यापार था ये काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता था। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? विलासिता के कारण, तब मांगों के कारण ही तो है ना। अगर किसी वस्तु की मांग ही नहीं होगी तो भला ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अगर हमें नहीं चाहिए होते अंतर्राष्ट्रीय सामान या अंतर्राष्ट्रीय लोगों को नहीं चाहिए होते हम लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट सामान, तो फिर इन चीज़ों की तो इम्पोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है यही नहीं होती। तो ये विलासिता के कारण ही ये अस्तित्व में आई है। और इसके कई सारे आधार भी हैं, जैसे राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। यदि हम लोग के मटेरियल्स में भिन्नता नहीं होती, सभी एक जैसे ही मटेरियल्स बनाते, तो क्या बनारसी सिल्क के लिए फ़ेमस होता? नहीं फेमस होता। ना ही आपका आगरा पेठा के लिए फ़ेमस होता। ठीक है, तो राष्ट्रीय में जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं वो ही कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा देती हैं। ये रहता है ना कि हाँ, उनके पास ये स्पेशल चीज़ मिलती है और ये इस राज्य में या इस देश में नहीं है, तो हमें उनसे मंगवा लेनी चाहिए, जो थोड़े से अमीर लोग होते हैं। आगे क्या कारक? तो जनसंख्या भी एक इम्पॉर्टेंट कारक होता है। इसमें कई दो भागों में से बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? सांस्कृतिक कारक है और जनसंख्या का आकार है। सांस्कृतिक कारक यानी यदि कला और हस्तशिल्प भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न प्रकार के विकसित हुए हैं तो वो हमें अट्रैक्ट करते हैं और वही इम्पोर्टेशन को बढ़ावा भी देते हैं। आगे है जनसंख्या का आकार। यदि जनसंख्या कम परिमाण वाली होती है तो उनके बीच भिन्नताएं भी तो कम पाई जाती हैं ना। ये तो वही बात है, जैसे आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो उनमें से मान लीजिए 2 की पसंद तो एक जैसी होगी, या फिर अगर चारों की भी भिन्न है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होगी। लेकिन यदि 400 लोग आ जाए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नता पाई जाएंगी, तो उनकी पसंद भी अलग होगी। और जब पसंद अलग होगी, यदि मान लीजिए 135 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से 9 करोड़ की भी पसंद यदि एक है तो उस बिज़नेस में प्रॉफिट तो है ना, तो वहाँ पे इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों ही करवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आर्थिक विकास की प्रावस्था। यदि हम कई सारे देशों के साथ बिजनेस करते हैं ग्रुपिंग करके, तो हमें भी तो प्रॉफिट होता है और हमारे आर्थिक विकास की वृद्धि भी होती है। इसीलिए तो हम बिज़नेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टैक्स रेट को कम कर देते हैं और सीमा जो शुल्क होता है उसे भी हम कम कर देते हैं, ताकि और जो देश हैं वो अट्रैक्ट हो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, व्यापार का परिमाण। तो व्यापार में जो की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल होता है ना, उसे ही हम व्यापार का परिमाण कहते हैं। हालांकि जो व्यापारिक सेवाएं होती हैं उसे तौल में नहीं मापा जा सकता, केवल वस्तुओं को ही मापा जा सकता है। आगे चलते हैं, व्यापार संयोजन क्या होता है?
पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का जो व्यापार था वो प्रधान था, यानी स्थानीय व्यापार काफ़ी ज़्यादा विकसित था। फिर धीरे धीरे जब लोगों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, लोगों की पसंद बदलने लगी, लोगों में भिन्नताएं आने लगी, तो फिर हमने सोचा कि हम बिजनेस भी बाहर से स्टार्ट कर दें। व्यापार की दिशा, उससे पहले ये जानते हैं व्यापार संतुलन क्या होता है। एक देश द्वारा किसी अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन यानी कि परिमाण करता है। ठीक है, यदि जो निर्यात मूल्य है उसकी अपेक्षा आयात का मूल्य अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन जो है वो ऋणात्मक एवं प्रतिकूल होगा, और यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात की मूल्य की अपेक्षा कम होगा तो जो संतुलन है देश के व्यापार का वो धनात्मक एवं अनुकूल होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, इसके कई सारे प्रकार होते हैं। द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक। जो द्विपार्श्विक होते हैं उसमें एक या दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन जो बहुपार्श्विक है उसमें काफ़ी सारे देश मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए सर्वाधिक अनुकूलन राष्ट्र यानी MFN की स्थिति को प्रदान किया जाता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO 1948 में उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि GATT का गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा जनवरी 1995 से GATT का विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित हो गया। मतलब ये जो GATT है ये ही WTO है, लेकिन इसका रूपांतरण हो गया। पहले इसका नाम दूसरा था लेकिन अब इसका नाम दूसरा हो गया है। ये राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियम जो होते हैं उनका व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। यानी जब हम एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हैं तो कई सारे उसमें नियम आते हैं, कई सारे लॉज को फॉलो करना होता है, कई सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को WTO जो है वही निहित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जानते हैं। ये सब समूह हैं, इनके बारे में बताया गया है कि इनका मुख्यालय कहाँ है, उत्पत्ति कब हुई, कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता है तथा सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे ASEAN हो गया, CIS हो गया, EU यूरोपीय संघ हो गया, और फिर लैटिन एसोसिएशन यानी कि LAIA हो गया, और फिर NAFTA यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो गया, और नेक्स्ट है OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हो गया। फिर SAFTA है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा के। यदि आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पतन अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय अथवा पतन ही तो होते हैं। हमें ज़्यादातर या तो हम हवा के माध्यम से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, तो हम पानी के माध्यम से यहाँ पे व्यापार करते हैं। सामान्यतः पतनों द्वारा वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है, जैसे औद्योगिक पतन या फिर वाणिज्यिक। औद्योगिक जो है ये जो थोक में नौभार होते हैं, विशेषीकृत जैसे अनाज, चीनी और रसायन पदार्थों के लिए होते हैं। लेकिन वाणिज्यिक जो है ये उत्पादों तथा वस्तुओं बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। अवस्थिति के आधार पर भी पतनों के कई सारे प्रकार हैं, जैसे अंतर्देशीय पतन एवं बाह्य पतन। ठीक है, विशिष्ट क्रियाकलापों के आधार पर भी देखा जाए तो भी पतनों के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि तैल पतन, मार्ग पतन, आंत्रपो पतन, नौसेना पतन एवं पैकेट स्टेशन। तो जो तैल पतन होता है ये नौ परिवहन का कार्य करता है। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन है, जो कि तेल से हमें पता चल जाता है।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो वेनेजुएला में माराकाइबो ट्यूनीशिया एवं एस्खीरा लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। पार्शिया की खाड़ी पर आबदान एक तेल शोधन पतन है। मार्ग पतन, ये ऐसे पतन है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री के लिए लंगर डाला करते थे। होनोलुलु और सिंगापुर इसके अच्छे एग्जाम्पल्स माने जाएंगे। जो पैकेट स्टेशन है इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है तथा ये जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। नेक्स्ट है आंत्रपोपतन। ये एक एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हुई वस्तुएं लाई जाती हैं। रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन जो है ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपोपतन है। नौसेना पतन, ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। ये पतन युद्ध जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोच्चि तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पतनों के उदाहरण हैं। सो थैंक यू, आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।